तो पहला क्वेश्चन जो रे ऑप्टिक्स का सामने आया है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, इक्विलेटरल प्रिज्म है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको गिवन है 60 डिग्री। इक्विलेटरल प्रिज्म है ये, यानी एंगल ए कितना है 60 डिग्री, और साथ में आपको डेल्टा मिनिमम कितना गिवन गया है, डेल्टा मिनिमम भी 60 डिग्री दिया है, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला सीधा सीधा आपको लगना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड साइन ए बाय 2। ठीक है, तो साइन ए कितना है 60, डेल्टा मिनिमम कितना है ये भी 60 की भी है आपको, और साइन 60/2। करेक्ट, कितना हुआ ऊपर, ये ऊपर हुआ साइन 60 और ये कितना बना साइन 30। तो साइन 60 कितना हुआ √3/2 और साइन 30 कितना हुआ 1/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका निकल कर आ गया सिंपली √3। आप ऐसे कीजिए 2/1। सेकेंड क्वेश्चन सेट 1। अब ये क्वेश्चन है रीजनिंग और एसर्शन के। आपके पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, एसर्शन ए रीजन आर। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने आइडिया लगाना है क्या, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब जो एसर्शन है ये भी सही बात है और रीजन भी सही दिया हुआ है, और जो रीजन गिवन है ये इस एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों अपने आप में ठीक भी हैं, और आर जो है वो ए का सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप लिखेंगे इसका आंसर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों के दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन गिवन है ये ए का सही रीजन नहीं है, तो फिर आपने आंसर लिखना है इसका बी। फिर ए इज ट्रू और इज आर इज फॉल्स, ए आपका ठीक है लेकिन रीजन आपका गलत है, तो आपने आंसर लिखना है सी। ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स, दोनों ही गलत है, तो आपको आंसर लिखना है डी। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में बिल्कुल ध्यान रखना है आपने इस बात का कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए बी सी या डी में से कुछ है। सपोज आपका आंसर सी आता है, तो आपने एग्जाम में जो ये आंसर लिखना है, आपने आंसर लिखना है ऐसा, ये आपका मार्जिन यहां बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 सी, बस इतना लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना। अक्सर आप क्या कर रहे हैं, अक्सर आप क्या कर रहे हैं, सी है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, आपने क्या लिख दिया, आपने क्या लिखा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ये आपको लिखना ही नहीं है। आपसे ऑल्टरनेट पूछा गया, विच ऑल्टरनेट इज करेक्ट, विच ऑल्टरनेट इज करेक्ट, सी करेक्ट है तो बस सी लिख दो, इसके आगे और फालतू बात कुछ भी नहीं लिखनी है। अब यहां देखो ध्यान से, इसमें ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, ये एसर्शन आपको गिवन है, इन अ मूवी ऑर्डिनरीली 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम वन एंड टू द अदर। पूरी पिक्चर में एक सेकंड के अंदर 24 फोटो आपको दिखाए जाते हैं एक सेकंड में, पूरी जब आप मूवी देख रहे हैं कोई। क्यों दिखाए जाते हैं, इसका रीजन इन्होंने दिया है क्या, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ आई इज सस्टेन्ड अप टू 1/10 सेकेंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। ये पेन मेरे सामने रखा है, इस पेन को मैं यहां से हटा लूं तो भी मेरी आंख पर इसका असर सस्टेन्ड रहता है, ये इमेज बनी रहती है 1/10 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये रीजन गलत है।
कितने सेकंड के लिए होती है? इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, 1/20 सेकंड होता है ये। तो 1/20 सेकंड, 1/20 सेकंड, जब 24 फ्रेम हमारी आंख के सामने रह जाएंगे तो एक बार ये पेन लाया गया यहाँ, अगली बार ये पेन लाया गया यहाँ, लेकिन कितने सेकंड के बाद? जस्ट 1/24 सेकंड के बाद। तो अभी मेरी आंख पर ये वाली इमेज बनी हुई थी, पेन यहाँ पहुंच गया तो ये भी इमेज बन गई। तो इसलिए मुझे कंटिन्यूअसली ये चलता हुआ दिखाई देगा, जबकि इमेज जो मूवी हम देखते हैं उसमें कुछ भी चल नहीं रहा होता है, वो तो एक के बाद फ्रेम हमारे सामने आते हैं। पहले ये फ्रेम मेरे सामने आया, अभी आंख पर से ये मिटा भी नहीं था कि ये वाला फ्रेम सामने आ गया, अभी ये मिटा भी नहीं था कि ये वाला फोटो मेरे सामने आ गया, फिर अभी ये मिटा भी नहीं था कि ये फोटो सामने आ गया। तो जब ये वाला मिटा भी नहीं है और ये वाला ही बन गया तो मुझे स्मूथली क्या दिखाई देता है? यहाँ से यहाँ तक इसको मूव होता हुआ दिखाई देता है। 24 फ्रेम पर सेकेंड या 30 फ्रेम पर सेकेंड पर प्रोजेक्ट की जाती है पिक्चर। क्यों? क्योंकि हमारा आंख का जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है 1/20 सेकेंड है। अगर 1/10 सेकेंड होता तो एक सेकेंड में 11 फ्रेम से भी काम चल जाता हमारा, लेकिन अगर हमने ये रिड्यूस कर दिए तो फिर दिख नहीं पाएगा। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, assertion in a movie ordinary 20 frame are projected per second, ये बात सही है। The image formed on retina eye is sustained up to 1/10 सेकेंड, ये गलत है बात, ये गलत है। ठीक है, तो अब कौन सा हिसाब बनता है इसके अंदर? बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है? इसका आंसर सी लिखना है बस। क्या लिखना है इसका आंसर? सी लिखना है। तो आपको कैसे करना है? अपनी कॉपी पे अभी तो आप ऐसे कीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 14 सेट 1, और इसे लिखेंगे हम क्या? परसिस्टेंस ऑफ विजन इज इक्वल टू होता है 1/20 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या बन रहा है? सी। हालांकि आपको इन वाले चॉइस वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में कोई भी रीजन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। ध्यान रखना इस बात को, आपसे सिर्फ चॉइस पूछी जा रही है कि आपकी चॉइस कौन सी, ए बी या सी। आपकी चॉइस सी क्यों है इससे कोई मतलब नहीं है चेक करने वाले को। कॉज आपको नहीं लिखना है यहाँ पर कोई भी। जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है जितने भी, चाहे वो कहीं भी आ जाए, ठीक है, ये आपको केस स्टडी के नाम से दिया जाएगा। केस स्टडी के नाम से क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 केस स्टडी है। केस स्टडी कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, एक छोटे से टॉपिक के बारे में आपको पहले हल्का सा बताया जाएगा और फिर उस पर आपको ये 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस के, जिनका आंसर आपने ए बी सी डी में से कोई एक लिखना है। अगर आप आंसर बी लिखते हैं तो सिर्फ आपको लिखना है बी, 1.68 भी आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बी लिखना है। हाँ जी, क्या है ये? ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात की गई। एन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मेड इन ट्रांसमिशन ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर आर यूज फॉर पर्पज, ये ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर है। दीज आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास या क्वार्ट्ज फाइबर। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड क्लैडिंग, बीच का हिस्सा ये कोर है और इसके बाहर की तरफ होती है क्लैडिंग। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर इज हायर देन दैट ऑफ क्लैडिंग, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। When a signal in the form of light is directed at one end of fiber at suitable angle, it undergo repeated total interreflection। एक बार यहाँ से आपने कोई लाइट इसके अंदर पहुंचा दी एक पर्टिकुलर एंगल पर, सुटेबल एंगल पर, इस तरह से कि अब लाइट का जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, और आपने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से एडजस्ट कर लिया ताकि सामने वाली वॉल पर पहुंचकर आपका यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बन जाए।
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और यही प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा। इस तरह से ये मुड़े तुड़े घूमे हुए मुड़े तुड़े वायर में से भी निकल करके दूसरी तरफ चली जाएगी लाइट रे। ठीक है। When a signal in the form of light is directed at one end of fiber at suitable angle, it undergo repeated total internal reflection along the length of fiber and finally come out of the other end. करेक्ट। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ज्यादातर केसेस में इन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल टोटल मूर्खता है इन क्वेश्चंस के आंसर को इस पैराग्राफ में ढूंढने की। सिर्फ ये एक आपको आइडिया दिया गया है, आपको आइडिया दिया गया है कि ये क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल इज 1.68, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने कहा कि 1.68 है, तो इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। जो का त्यों आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया मिल जाएगा। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर इज हायर देन दैट ऑफ क्लैडिंग। अगर कोर का 1.68 है तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इससे कम ही होना है, इससे कम ही होना है। तो 1.68, 1.98 नहीं पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये है पॉसिबल। तो आपको आंसर क्या लिखना है? आपको एग्जाम में आंसर लिखना है कैसा? आपको आंसर लिखना है क्या 16 का फर्स्ट, और आपका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, आंसर आपका क्या है? डी। आपको लिख देना आंसर डी, ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा। यहां आंसर तब लिखना जब आप डिसाइड कर लो, ऐसा ना हो कि डी, अबे नो यू तो ए है, लो इसे ए बना दो, नहीं 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 यू सी है, सी बना दूं इसे। पता चलेगा एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा कि ए से डी बनाया है, डी से ए बनाया है, सी बनाया है, और वो क्या करेगा? वो तो यूं काट देगा इसे, या यूं लिख देगा क्वेश्चन मार्क, आगे पार पहुंच जाएगा। चेक तो तब किया जाएगा जब ये आपका पढ़ने में आ रहा हो। अगर पढ़ने में ही नहीं आ रहा तो चेक क्या किया जाएगा? करेक्ट है या रॉन्ग है, तब इसका तो डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब ये पता लगे क्या है। इसलिए ओवर राइटिंग से आपको बचना है, और स्पेशली क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर, इस पर तो आपको बहुत ही ज्यादा बचना है। आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट होता क्या है एक्चुअली, आप करते गए क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचे, यहां 16 लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा, हो ये तो जने क्या है, समझ में ही ना आ रहा है जने क्या है, चलो लो 17 करूंगा, तो 17 कर दिया इसे। 17 पढ़ा, हो ये तो 18 करूंगा, 18 कर दिया, इसको सत्यानाश हो गया इसका बिल्कुल। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद डिसाइड कीजिए कि आपने ये अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। अभी राइट नाउ अटेम्प्ट करना है या बाद में अटेम्प्ट करना है? अगर आपको लगता है कि मुझे अभी अटेम्प्ट करना है, तब आप डालेंगे 16। 16 डाला आपने, और इसका फर्स्ट पार्ट डाल दीजिए 16 1। और अब इसका आंसर कितना देखा आपने? इसका आंसर देखा डी। सब कुछ साफ साफ होना चाहिए, सब कुछ क्लियरली होना चाहिए, एकदम साफ साफ। ठीक है जी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग be taken as 1.44, then what will be the value of critical angle if in core for total internal reflection? कोर मटेरियल का तो साफ साफ दे ही दिया 1.68, क्लैडिंग का दिया इन्होंने 1.44। तो अब आपको बताना है कि ये कितना होगा, एंगल, क्रिटिकल एंगल कितना होगा। सीधी सी बात है, अब आपको इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन रफ में कर लें या कहीं भी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप कॉपी के लास्ट में कर लो या मत करो, आसपास के किसी बच्चे से पूछ लो। बिल्कुल साफ बात कह रहा हूं मैं। जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, आपने ऐसे लिखना है और इसका आंसर यहां आपका आ जाएगा। वो आंसर आपने कहां से मारा है इससे कोई मतलब नहीं एग्जामिनर को, चेक करने वाले को। ऐसा नहीं है कि इनका सॉल्यूशन आपको करके दिखाना है, मल्टीपल चॉइस वालों का आपने सॉल्यूशन भी करके नहीं दिखाना है, लेकिन अगर करके दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है। इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर, आपके आगे के
नोटबुक पर इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि आपने इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट किया है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर कितना गिवन है 1.68, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग कितना गिवन है 1.44। ठीक है, ये दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं ये। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विद रेस्पेक्ट टू क्लैडिंग फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग 1.68 डिवाइडेड बाय 1.44, वॉट एवर इट्स आंसर। और इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे क्या, कॉसेक आईसी, जो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो आईसी आपका कितना बना, क्रिटिकल एंगल बना आपका, ये जो कुछ भी आएगा इसका इन्वर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फिगर कोई सीधी सीधी तो आने वाली है नहीं, सीधी सीधी फिगर आने वाली नहीं है, और इसके आंसर भी बड़े अटपटे से 48, 56, 31 और 59। तो अक्सर इस तरह की क्वेश्चंस में, ये तो देखो सैंपल पेपर है, लेकिन अक्सर इस तरह की क्वेश्चन पेपर, जब पेपर में क्वेश्चन होता है तो आपको वहां लिख दिया जाएगा, आपको वहां क्वेश्चन के साथ में या शुरू में या कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिला होगा लिखा हुआ, आपको मिलेगा लिखा हुआ कॉसेक कॉसेक 56 इज इक्वल्स टू 0.1295 समथिंग, मैंने तो इमेजिनरी नंबर ले लिया ये, और पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन करके यही आ रहा है, आपको पता चलेगा ये सोल्यूशन करके यही आ रहा है, तो बस आंसर आईसी कितना हो गया 56 हो गया। क्लियर है बात। अब आपने ये तो सोल्यूशन कर लिया पूरा, आपने ये तो पूरा सोल्यूशन कर लिया, ठीक है। तो यहां आपका आंसर सपोज ये आया 56, आपका आंसर आया बी, तो आप बिल्कुल यहां लिख लीजिए आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आपने पहले डाल रखा है, क्वेश्चन नंबर आपने पहले डाल रखा, इस पर बिल्कुल इसके नीचे साफ साफ लिख दीजिए आंसर बी। ये सारा आपका चेक नहीं किया जाएगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में ये सारा का सारा आपका चेक नहीं किया जाएगा। भले ही आप चाहें तो इस पूरे को पीछे एक रफ पेपर बनाकर उस पर काम कर लें, कॉपी के पीछे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको आपका सिर्फ चेक किया जाएगा कि आंसर नंबर आपने क्या लिखा है, कैसे आपको ये आंसर मिला, कोई मतलब नहीं। ध्यान रहेगी बात। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा, द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द लाइट सिग्नल में बी कम्युनिकेटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस इज 31, ये एनी वैल्यू। अब आपको यहां से चाहिए इस थीटा की वैल्यू, इस थीटा की, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्चुअली, उसको मल्टीपल चॉइस बना दिया और उसको ये बना दिया है एक्चुअली एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला जाए और आगे ये कम्युनिकेट कर जाए, आगे तक ये कम्युनिकेट कर जाए, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, करेक्ट। तो मैं इसका आंसर मान के चल रहा हूँ, पीछे मैं इसका सोल्यूशन देख लेता हूँ। इसका है 16 है, इसका आंसर इन्होंने दे रखा, अच्छा डी, डी आंसर दिया हुआ, डी का मतलब 59 दिया हुआ, ओके। अब आ जाओ देखो, ये आपका कोर है और ये क्लैडिंग, और आपको चाहिए कितना एंगल, कम से कम ये वाला एंगल आपका 59 चाहिए, क्रिटिकल एंगल। मतलब आपका जो एंगल, ये क्रिटिकल एंगल यहां से निकल कर आया, आईसी निकल कर आया 59 डिग्री, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, मैं इसको इसको लिख देता हूं, आई मस्ट बी ग्रेटर देन 59, 59 से तो ग्रेटर होना ही चाहिए, ठीक है। 59 से ग्रेटर यहां तक हो सकता है, कहीं तक भी हो सकता है, 59 से ग्रेटर हो लेकिन लेस देन हो किससे, किससे, आई जो है ये आपका, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ग्रेटर देन 59 हो लेकिन लेस देन क्या हो 90, 90 पे हुआ तो सब कुछ सीधा निकल जाएगा।
अब आ जाओ ध्यान से, अब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ पर कितना एंगल होना चाहिए, ये वाला थीटा डिग्री का, ये थीटा कितना होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं आगे चल के डायग्राम बनाऊं बड़ा, कभी कभी देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन होता है और लग जाता है काफी ज्यादा टाइम उसके अंदर, वो ऐसा ही क्वेश्चन है ये। ये है आई, यहाँ आई कितना होना चाहिए आपका, आई ग्रेटर देन 59 लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब यहां आ जाओ, ठीक है, ये एंगल आपसे थीटा पूछा गया है, ये थीटा एंगल आपसे पूछा गया है कि थीटा किस कहां से, मैक्सिमम थीटा कितना हो, मिनिमम थीटा कितना हो। ये यहां देखिए, एयर बाहर क्या है इसके, बाहर है एयर, एयर से लाइट अंदर जा रही है तो एक रिफ्रैक्शन होगा ना यहाँ। मैं इस एंगल को लिख रहा हूं कितना, आर, कितना लिख लिया मैंने इसे, आर लिख लिया इस पूरे एंगल को। ठीक है, अब ये आर कितना होगा, पहले तो इस आर को डिसाइड करना है। आर को कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ रिफ्रैक्शन लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो, साइन थीटा बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कितना होगा, नहीं पहले तो आर हमें निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालनी पड़ेगी, ध्यान से देखो, देखो ये मैंने इसे ये आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ बन गया आपका ये राइट एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया यहाँ ये पूरा। अब आर कितना होना चाहिए, देखो ध्यान से, आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई की वैल्यू कितनी, 59 से ग्रेटर, तो आर आपका एक्चुअली कितना है, आर है आपका 90 माइनस आई, आर 90 और ये आई, आर 90 और ये आई, तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपकी 90 माइनस आई हो गई, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो आर 90 माइनस आई हो गया। ठीक है, और आर इज इक्वल टू कितना है बताओ, तो यहां देखना ध्यान से, आई की वैल्यू 59 से बड़ी है, तो आर की वैल्यू जब 59 से 59 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बैठेगा बताना, 31, तो आर की वैल्यू 31 से कम होनी चाहिए, आर की वैल्यू जब 31 से कम होगी तब आई की वैल्यू 59 से ग्रेटर होगी। अब आई की वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ आपकी, ग्रेटर देन 0, आर 0 से ग्रेटर हो और 39 से 31 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब कोई बात नहीं, 0 तो हो गया, अब 31 और ले लो, 31, यहां से आर की वैल्यू 31, तो अब आपका देखो ध्यान से, साइन थीटा अपॉन साइन 31 इज इक्वल टू क्या हो, 1.68, यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से आपको साइन थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि कितनी होनी चाहिए। क्लियर है बात आपको, तो और इसका आंसर मैं देख लूँ जरा ध्यान से, मेरे ख्याल से ये आ रहा है आपका, नहीं ये तो आर के लिए आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा होगा, थीटा ग्रेटर देन 31 लेस देन 90, यही आ रहा होगा इसका डी आंसर। सी आंसर आ रहा है इसका, क्या है सी में गिवन, हाँ ये वाला ही है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है सर, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना ही चाहिए, टोटल एनर्जी रिमेन विद इन रिफ्लेक्टेड रे, ये भी बात ठीक है, रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ये गलत है, रेयरर से डेंसर में जाती हुई रे का कभी भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं होगा,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा तब होगा जब लाइट रे जाएगी डेंसर से रेयर में। तो इसका भी आंसर आपको क्या लिखना है, आपको अपनी कॉपी पे लिखना है क्या, 16 और ये क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा मत करना जैसे मैंने करा है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। 16 का 4 और आंसर कितना है इसका, इसका आंसर है सी। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ क्या है, अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड, अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड अ ग्रेट फाइबर, अ रे वाइड लाइट पाइप कहा जाता है इसको। बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर मिला करके लाइट पाइप कहा जाएगा। तो अब आपको क्या लिखना है, 16 फिफ्थ पार्ट, आंसर क्या है इसका, डी इसका आंसर है। ठीक है।